मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपनी मां के चरणों में प्रणाम करते हुए इस चैनल की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये दिन बड़ा खास है। 23 जुलाई 2023 का दिन मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके लिए, करियर प्लस परिवार के लिए ये दिन बड़ा खास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस करियर प्लस परिवार की जो एक शुरुआत हुई है, वो शुरुआत 10 सितंबर 2008 को हुई और वहीं से ऑफलाइन क्लासेस का ये जो सिलसिला है वो चल पड़ा वहां से। और ये सिलसिला एक विद्यार्थी से चालू हुआ और उस एक विद्यार्थी से चालू होते हुए कैसे ये काफिला बन गया या कारवां बन गया, तो मुझे नहीं पता कैसे ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस करियर प्लस पर जिन हमारे टीचर्स ने, जिन हमारे विद्यार्थियों ने जिस अनुशासन और जिस आचरण का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, आज उन्हीं के वजह से, उन्हीं के आदर्शों की वजह से आज एक करियर प्लस परिवार बन सका है, एक बड़ा परिवार बन सका है। और चूंकि आप जानते हैं, ये क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज मथुरा में बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ चल रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अभी 10 सितंबर 2023 को इस करियर प्लस क्लासेस के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे आपके। और मैं एक लंबे समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहा था, पर किन्हीं कारणों से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया हूँ आपके बीच में, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। क्योंकि एक लंबे समय से हमारे विद्यार्थीगण इसकी मांग कर रहे थे कि गुरुजी आप ऑनलाइन क्लासेस पे आइए। ऑनलाइन क्लास का जमाना चल रहा है, क्रेज है, डिजिटल दुनिया है और दुनिया आगे निकली जा रही है। आप ऑफलाइन क्लासेज में एक लंबे समय तक पढ़े हुए हैं अभी भी आपके। तो उन्होंने मुझसे कई बार इस बात को कहा है, और जैसा कि आप जानते हैं, मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं आ पाया, या कुछ आप कहिए आर्थिक कारण भी उसमें कुछ रहे हैं इस बीच में, क्योंकि कोरोना के चलते, महामारी के चलते मैं आपसे नहीं जुड़ पाया हूं। लेकिन आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन जैसा मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मिलता रहा है, मैं आप सभी से ऐसी आशा करूंगा कि वह स्नेह और वो प्रेम और समर्थन, मुझे आपका सहयोग, आपका यहाँ भी मुझे मिलता रहेगा। इस 15 वर्ष की यात्रा में जो मेरे अध्यापक गण हैं, जो अभी तक इस परिवार से जुड़े रहे, और मेरे जो विद्यार्थी जो अभी ऑन पोस्टेड जहां भी हैं, जहां मुझे वो सुन रहे हैं आपके, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सभी को बहुत साधुवाद, उन सभी को बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सबके लिए। और उन विद्यार्थियों को मैं यहीं से हृदय से उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरे जो टीचर्स तमाम इस प्लेटफॉर्म पर आए और जो यहीं पर पढ़ाते पढ़ाते और आज वो भी नौकरी कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं जो यहाँ पर, वो मेरे विद्यार्थियों के आचरण और उनके समर्थन की वजह से हूं मैं यहाँ पे, आज यहाँ पे। और करियर प्लस ने अगर इन 15 वर्षों में कुछ कमाया है, तो वो मेरी जो पूंजी है, वो पूंजी है मेरी इन बच्चों के द्वारा जो अनुशासन और जो उन्होंने जो आचरण कमाया है मेरे माध्यम से, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उनको देना चाहूंगा। और मैं इस चैनल को जो शुरुआत कर रहा हूँ, अपने माता पिता को, अपने सभी गुरुजनों को और अपने सहयोगी मित्रों को, इसके लिए बहुत बहुत मैं अपना उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं सभी को। और जो मेरे विद्यार्थी गण हैं, जिनका निरंतर मेरे प्रति जो समर्पण रहा है बच्चों का, और जो उनका हमेशा प्रेम रहा है मेरे प्रति, जो उनका एक इतना अधिक मुझसे लगाव रहा है, उस सब के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं हृदय से, उनके हृदय की गहराइयों से। उनके लिए मेरा आशीर्वाद है कि वो ऐसे ही फलते फूलते रहें और जीवन भर खुश रहें, अंतिम श्वास तक जब तक रहें। और जो आदर्श उन्होंने सीखे हैं मुझसे या करियर प्लस से, उन आदर्शों पर चलते रहें, ताकि जीवन में उन्हें कोई कष्ट ना हो। क्योंकि एक शिष्य की खुशी में ही गुरु को खुशी मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज यहाँ सामने लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 जुलाई मेरे लिए क्यों खास है। 23 जुलाई 2023 का दिन मैं अपने जो आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसको मैं आपके बीच में आज शुरू कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए खास है। और 23 जुलाई आपके लिए खास होने के साथ साथ हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व और गौरव का विषय है, क्योंकि 23 जुलाई को पहली बार भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर ये मनाया जा रहा है। क्योंकि इसलिए मनाया जा रहा है कि 23 जुलाई 1927 को पहली बार इंडियन प्रसारण कंपनी द्वारा मुंबई स्टेशन से पहला रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप सामने देख पा रहे होंगे मुझे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है ऑन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर। तो आज से मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ, आपसे मैं
ऐसी उम्मीद करूंगा, ऐसी आशा करूंगा कि आपने जो मुझे अपना सहयोग दिया है और जो अपना प्रेम और प्यार दिया है मुझे, उसे यहाँ भी बनाए रखेंगे आपके। और आज मैं इसका जो मैंने टाइटल चुना आप लोगों के बीच में, वो आप देख रहे होंगे आपके, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। मैं आपसे आज रेडियो, टीवी और फिल्मों के इतिहास के बारे में बात करूंगा आपसे। और मैं लिखा भी आपको यहाँ से कि ये नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनसे शायद आप परिचित नहीं होंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो सुनने के बाद कहेंगे कि ये बातें हमने पहले नहीं सुनी है, इन बातों को हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी आपसे। और मैं यहीं पर आज मैंने इस जो आपके ऑनलाइन क्लासेस है, इसके लिए मैंने एक टाइटल बनाया है, और उस टाइटल का नाम है पढ़ाई की पंचायत। यहाँ सामने आप देखेंगे पढ़ाई की पंचायत, ये मेरा एक पढ़ाई की पंचायत, ये मैंने एक इसका टाइटल बनाया है। इसी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, मेरी आपकी चर्चा इसी पे जारी होगी आपके। और इसी चैनल के माध्यम से इन्हीं जो पढ़ाई की पंचायत है, और इसी में मैं आपसे बातें करूंगा। और एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इस पढ़ाई की पंचायत पर सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे इस रेडियो जो मैंने बताया अभी आपको, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, या मैं थोड़ा सा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इसको मैं यहाँ पर हिंदी में आपसे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये वाला मैंने बता दिया आपको यहाँ से। ये एक विशेष दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है और गौरव का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। इसको हम संक्षिप्त में एनबीडी, यहाँ से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी कह सकते हैं इसको। और मैंने आपको बताया अभी कि इस दिन को हमारे यहाँ 23 जुलाई को मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया इसको। और यहाँ से मेरे सभी विद्यार्थी जो सारे प्रिय विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और सारे विद्यार्थी जो अभी अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सबसे मैं बताना चाहूंगा, सभी लोग नोटबुक लेके बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, और जितने मैं तथ्य यहाँ पे लिखा रहा हूं उन सबको मेरे कहने से आप नोट डाउन करें। और मैंने आपसे अक्सर कहा है कि एक लिखा 100 बका, एक बार लिख लीजिए, और कहीं भी कोई बकता रहे, कोई बकने मतलब आप कुछ भी कहता रहे, तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इसको तुरंत उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि लिखने के बाद उसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये मैं बाद में चर्चा करूंगा आपके और कई सारी बातों पर। 23 जुलाई, और 23 जुलाई का दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन 23 जुलाई 1927 को, यहां से मैं लिखा आपसे, जो हमारे यहां पर एक इंडियन प्रसारण कंपनी है, नाम लिख देता हूं उसका मैं थोड़ा सा यहां पर, इंडियन प्रसारण कंपनी, ये मैं लिख दिया यहाँ पे। जो इंडियन प्रसारण कंपनी है, इसने पहली बार इसी दिन 1927 को पहली बार मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। यहाँ से उस समय बॉम्बे बोलते थे, उस समय बॉम्बे स्टेशन से, ये रहा बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण आरंभ किया। मैंने बता दिया आपको, पहला रेडियो। इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बात, ये मैंने जो लिखा है आपको यहाँ पर, आपको कुछ याद नहीं करना है। आपको पहली बात तो 23 जुलाई क्यों खास है, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ पर एनबी डे, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया जाता है। इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी कहते हैं। और पहली बार कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 1927 में पहली बार मनाया गया है। और किसने प्रसारित किया है, तो इंडियन प्रसारण कंपनी ने प्रसारित किया है इसको। और किस स्टेशन से, तो बॉम्बे स्टेशन से इसको यहां से इन्होंने प्रसारित किया है। और मैं आपको यहीं पर, और ये इसी क्रम को मैं अगर आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा हल्का सा आपको, और तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां पर हमारे यहाँ पर जो रेडियो की जो व्यवस्थाएं आरंभ हुई। और इसी के तहत हमारे यहाँ पर आपको जानना चाहिए एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण है, उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगा आप सब लोगों को, कि पहली बार अगर ये इसकी सेवा 1927 में आरंभ हुई, तो यहां से यात्रा होते हुए रेडियो की हमारी 1935 तक, यहां तक मैं आपको एक बार मैं यहां तक जाऊंगा, यहां से होते हुए 1935 तक हमारा जो इसका नाम जो रहा है वो भारतीय प्रसारण सेवा रहा है। भारतीय प्रसारण सेवा, इसको नाम दिया गया भारतीय प्रसारण
सेवा, इसको नाम दिया गया है इसको 1935। यानी आप कह सकते हैं कि 27 से 35 तक, यानी कि इस यात्रा को 27 तक हम 35 तक आए तो 8 साल की यात्रा है, यानी 8 साल के दौरान इसको नाम दिया गया भारतीय प्रसारण सेवा। लेकिन वर्ष 1936 में, मैं आपको यहां पे लिखाऊंगा, वर्ष 1936 में यहां पर इसको नाम दिया गया जो ब्रिटिश भारत सरकार है उसके द्वारा, और नाम रहा इसका ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। सभी लोग आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको संक्षिप्त में AIR के नाम से आपने सुना होगा रेडियो पर। जो विद्यार्थी थोड़ा सा रेडियो को शौकीन होंगे यहाँ पर, तो उन्होंने सुना होगा बहुत दिन पहले कि ऑल इंडिया रेडियो से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आप ऑल इंडिया रेडियो से गाने सुनाएंगे, अब आप ऑल इंडिया रेडियो से ये करेंगे, आपने ये बात सुनी होगी आपके। तो ऑल इंडिया रेडियो से इसका नाम दिया गया। और फिर इसी को वर्ष 1957, वर्ष 1957 में यहां पर भारत सरकार ने, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, नाम दिया इसको आकाशवाणी। आकाशवाणी, यहां पर इसका नाम दिया गया आकाशवाणी का। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसको आकाशवाणी नाम कब दिया गया, तो आप बताएंगे आकाशवाणी नाम दिया गया 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए कि जो वर्ष 1957 लिखा हुआ है, ये वही वर्ष है जब देश में दूसरे आम चुनाव हुए। दूसरे आम चुनाव हुए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश में एक क्वेश्चन आएगा, देश में दूसरे आम चुनाव कब हुए, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां से ये पॉलिटी से जोड़ते बता रहा हूं। देश में दूसरे आम चुनाव कब हुए, तो ये 1957 में ही हुए यहां पर। तो एक अतिरिक्त क्वेश्चन आप चाहें तो यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यद्यपि मैं रेडियो के इतिहास पर बात कर रहा हूं और यहां से हमारी यात्रा आरंभ हुई। और आपको जानना चाहिए एक बात, जो हमारी आकाशवाणी है, इसका एक वाक्य भी है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये बहुत तगड़ा इसका एक वाक्य रहा है और ये सबके हितों के लिए काम कर रही है। और जब से ये आरंभ हुई है, हमारे यहाँ पर लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करा रहा है। और वर्तमान समय में आकाशवाणी सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज इसकी पहुंच 99.19 भूभाग तक हो चुकी है। आपको ये अच्छा लगेगा और आपको शायद गौरव भी महसूस होगा कि रेडियो की सेवाएं हमारी वो 19.19 भूभाग तक हो चुकी हैं। ये इसका जो प्रसार है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इसका जो प्रसार है वो यहां तक हो चुका है आपके 99.19 तक। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता दिया। अब मैं इसके बाद हल्की चर्चा आप लोगों से करूंगा। आपके यहां पर बात करूंगा मैं आपसे, यहीं पर टीवी पर बात करूंगा, थोड़ी सी टेलीविजन की दुनिया पर, टेलीविजन की दुनिया पर बात करूंगा। और चूंकि आज पहला दिन है, आप सब लोग जानते हैं, तो आज मैं अपनी बातों को थोड़ा संक्षिप्त में रख रहा हूं। बाकी आने वाले दिनों में आपको मैं इन सब बातों को और खोल करके विस्तार से बताऊंगा ताकि आपके और क्वेश्चन क्लैरिफाइड हो सकें। क्योंकि एनालिसिस जीएस के लिए बहुत जरूरी है। आप सब लोग जानते हैं, जो बच्चे हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उन सबको पता है कि विश्लेषण हमारे लिए कितना जरूरी है। और मेरी जो टैग लाइन है, मैंने अक्सर आपसे क्लास में शेयर की है कि जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, फिर बोल देता हूं, जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है। बिना विश्लेषण के जीएस को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और आप देखते होंगे हमारे आज के जो विद्यार्थी, एक बड़ी लॉबी है, वो शॉर्टकट की ओर बढ़ रही है। उनका ये मानना है कि तेजी से शॉर्ट में चीजों को पढ़िए और आगे निकल जाइए। और उनको लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देकर आते हैं तो आपको वही शॉर्टकट आपको ले डूबता है और उतने ही शॉर्टकट नंबर रह जाते हैं और फिर आप बाहर हो जाते हो। और वो बाहर होने का मतलब 1 साल 2 साल हो सकता है, एक पंचवर्षीय योजना हो जाए, और हो सकता है कि आप ओवर हो जाओ, दोबारा नंबर ही ना आए वहां पर। इसलिए शॉर्ट करके चक्कर को छोड़ो और जीएस का विश्लेषण करो, जीएस का एनालिसिस करो। जितना विश्लेषण करोगे, जितना बात करोगे, जितना संवाद करोगे, जितनी पंचायत करोगे, आप जीएस में उतने परिपक्व और मैच्योर बन जाओगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ लें और मैं पढ़ा दूं वहां से कोई क्वेश्चन ना आए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। आने वाले अपने 15 दिनों के भीतर मैं आपको जीएस को इतना आसान बना दूंगा, आपको पढ़ने का तरीका ऐसा बता दूंगा कि जिसको पढ़ने के बाद आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको सुनने के बाद आप भूल जाएं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं थोड़ा सा टीवी के आपके इतिहास पर। यहाँ थोड़ा सा मैं आज इस पर प्रकाश डाल रहा हूं और इसको आप लोग सभी लोग, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। टीवी के इतिहास पर आप सब लोग जानते हो कि टीवी का पहली बार दुनिया में आविष्कार किसने किया है, सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर
1924 में, शायद नहीं जानते हैं तो यह जान लेंगे, 1924 में पहली बार इस टीवी का आविष्कार, टीवी माने टेलीविजन, टीवी का आविष्कार, यहां थोड़ा सा बता देता हूं, टीवी का आविष्कार, और थोड़ा सा मैं आपको इसको खड़े होकर बता देता हूं, और चूंकि मैं कम खड़ा होता हूं ले बता देता हूं मैं आपको। टीवी का आविष्कार जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया। कम बच्चों को पता होगी कि जेएल बेयर्ड का विस्तृत नाम क्या है, तो बता देता हूं लोगों को। जॉन, आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, जॉन लॉगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। ये चीजें मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप नोट डाउन करेंगे ज्यादा बेटर है। और चूंकि हमारे विद्यार्थी बड़े अनुशासित हैं और बड़े मैच्योर हैं पूरी तरह से, तो नोट डाउन कर लेंगे जेएल बेयर्ड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीवी का आविष्कार किसने किया है, तो जेएल बेयर्ड ने किया है टीवी का आविष्कार, और वो भी किस वर्ष किया, 1924 में। इसको लिख लेंगे यहां से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि टीवी का आविष्कार यदि 1924 में हुआ तो रंगीन टीवी का पहली बार आविष्कार किसने किया है, तो रंगीन टीवी जो हमारे बीच में आई है, रंगीन टीवी, तो ये पहली बार हमारे यहाँ, पहली बार पूरी दुनिया को, फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया को पहली बार ये जो रंगीन टीवी है वो, यहां पर मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं डेट को, 1928 में इसका आविष्कार हुआ रंगीन टीवी का। ये भी आविष्कार इन्होंने किया है, और इस बात को सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके। और ये बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, और मैं कहना चाहूंगा थैंक यू टू बेयर्ड। अगर हमारी लाइफ में बेयर्ड ना रहे होते तो शायद हमें टीवी का शायद एक प्रकार से हमें इसकी झलक ना दिखाई देती, और टीवी के ना होने पर शायद आप लोग महसूस कर सकते हैं कितनी सारी चीजों से हम वंचित हो जाते। और टीवी ही है जिसकी वजह से हम चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि रेडियो का जो योगदान रहा है वो तो अमिट है, वो तो अमूल्य है हमारे लिए, लेकिन टीवी ने जो हमारे यहाँ पे क्रांति ला दी है उसका योगदान को हम नकार नहीं सकते। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि अगर टीवी का आविष्कार 24 में हुआ, बेयर्ड ने किया, रंगीन टीवी का आविष्कार पहली बार हुआ 28 में हुआ, तो इसके बाद जो एक आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है आपके कि इस हमारे यहाँ जैसे रेडियो दिवस मनाया जाता 23 जुलाई को, तो ऐसे टीवी दिवस भी मनाया जाता होगा। तो इस टीवी दिवस को मनाने की जो पहल है वो यूएनओ के द्वारा की गई है। आप सब लोग जानते हैं यूएनओ मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मतलब होता है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ। थोड़ा सा मैं क्योंकि पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर हूं, इसलिए थोड़ा अक्षरों को बनाने में हल्की सी मुझे दिक्कत भी हो रही है, कोई बात नहीं है, पर मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने पहली बार 1996 में यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको आप लोग कहते हो यूएनजीए, मैं इसको बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार, और इसको अपने यहां पर इसको इसे मीटिंग हुई, इस पर वार्ता हुई, और 21 नवंबर को, ये 21 नवंबर के दिन को पूरी दुनिया में टीवी दिवस, ये यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, टीवी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी। तो आपके एग्जाम आएगा कि विश्व जो टेलीविजन दिवस है कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में एक अनायास एक प्रश्न उठेगा कि अगर टीवी दिवस 21 नवंबर को मनाया जा रहा है तो इस टीवी का आगमन भारत में कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। जो विद्यार्थी इस मेरी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं उनके मन में आना चाहिए प्रश्न आपके, और नहीं आया है तो आपके मन में अब आ गया होगा कि अगर टीवी दुनिया में यहां आई है 1928 में, तो भारत में टीवी कब आई। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि टीवी की यात्रा जो भारत में आरंभ हुई है वो इसके आविष्कार के, अगर मैं कह दूं 1924 में इसका आविष्कार हुआ है, तो इसके 35 साल बाद, अगर 35 साल बाद, इसका मतलब हुआ कि 1959 में ये टीवी हमारे बीच में आई। तो इसको मैं यहां बता देता हूं आपको 1959 यानी कि 1959, इसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा मैं, ये 1959 मैंने बता दिया थोड़ा सा आपके, ये क्योंकि मैंने ऑनलाइन बोर्ड का मैं पहली बार इस तरह से यूज कर रहा हूं, तो कुछ जो डेट्स वगैरह हैं थोड़ा दाएं बाएं हो सकती है अक्षर वगैरह, लेकिन आप सब लोग मेरी भाषा समझ रहे होंगे, मेरी बातों को नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ। भारत में पहली बार जो टीवी आई है ये 1959 में, तो यहां कर देंगे आप लोग भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, ये रहा भारत में पहली बार, ये वाला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा,
भारत में पहली बार टीवी का जो प्रारंभ हुआ है वो 1959 में हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे यहां से। और चूंकि इसका जो प्रारंभ हो रहा है भारत में, वो एक बड़े महत्वपूर्ण दिन हो रहा है, बड़ा खास दिन है वो आपके लिए। तो भारत में हमारे यहाँ इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हो रही है, और वो दिन था आपके लिए यहाँ पर, वो दिन भी खाते हैं, वो दिन है 15 सितंबर। मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 सितंबर का दिन था जब इसकी शुरुआत हो रही थी। यानी हमारे यहाँ पर 15 सितंबर को, यहाँ पर मैं कह दूं इसको 15 सितंबर को इस टीवी को, यह टीवी को राष्ट्रीय दिवस, टीवी को राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाते हैं इस दिन को हमारे यहाँ। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है वो आपके, ये 15 सितंबर है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि मैंने जब कोचिंग का आरंभ किया आपके करियर प्लस का, तो वो 10 सितंबर को किया था। और एक प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी मालूम है कि 10 सितंबर को मैंने शुभारंभ किया था, तो उसके 5 दिन बाद टीवी का आरंभ हुआ है। और डेट मैंने लिख दी आपको 1959 को। और इसके बाद एक प्रश्न और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, महत्वपूर्ण है जो आपके काम का, जो आपके एग्जाम आ सकता है, कि अगर हमारे यहाँ टीवी का आगमन यहाँ हुआ तो रंगीन टीवी भारत में पहली बार कब आई? रंगीन टीवी भारत में पहली बार कब आई? रंगीन टीवी का प्रारंभ या शुरुआत कह सकते हैं, रंगीन टीवी की शुरुआत कह सकते हैं यहाँ पर, शुरुआत। और मेरा मतलब यहाँ केवल भारत से है, क्योंकि हम लोगों को भारत से मतलब है यहाँ पर। तो इसका उत्तर है आपके यहाँ पर 25 अप्रैल, यहाँ पर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ये डेट लिख दी है। डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी कुछ डेट ऐसी हैं जिन्हें आपको न सिर्फ पढ़ना है बल्कि उनको निगल जाना है। और जैसी मेरी भाषा है कि इन तथ्यों को अजगर की तरह निगल जाएंगे और एक भी तथ्य बचना नहीं चाहिए। 25 अप्रैल 1982 को इसको हमारे यहाँ पर शुरुआत हुई है, रंगीन टीवी की शुरुआत या रंगीन टीवी का प्रसारण। तो शुरुआत कर लीजिए यहाँ पर, या इसको प्रसारण भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी यहीं पर देता हूं आपके, क्योंकि 1982 में यहाँ पर ये एक्शन ऑर्डर दे रहा हूं, 1982 में हमारे यहाँ दूसरी बार एशियन गेम्स, दूसरी बार एशियन गेम्स, गेम्स का मतलब होता है खेल, ये आप सब लोग जानते हैं, गेम का मतलब खेल से। यहां पर दूसरी बार एशियन गेम्स ये नई दिल्ली में आयोजित हुए। ये एक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया आपको, आयोजित हुए, यहां पर इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। दूसरी बार आयोजित हुए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां से आपके ये थोड़ा सा ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, आयोजित हुए आपके, यहां से इसको अंडरलाइन कर लेंगे आपके। तो 1982 में हमारे यहाँ रंगीन टीवी आई है और 1982 में हमारे यहाँ दूसरी बार एशियन गेम्स हुए। कुछ बच्चों के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा आ रही होगी, अगर एशियन गेम्स दूसरी बार 1982 में हो रहे हैं तो पहली बार एशियन गेम्स कब हुए आपके? तो पहली बार एशियन गेम्स यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, पहली बार जो एशियन गेम्स हैं, पहली बार ये रहा, पहली बार यहां लिख दिया मैं थोड़ा सा, पहली बार एशियन गेम्स 1950 यहां पर 1 में, यहां पर 1951 में, और ये नई दिल्ली में ही हुए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि नेशनल एशियन गेम्स की शुरुआत भी भारत से हुई है, और वो भी भारत की राजधानी, भारत का हृदय नई दिल्ली से हुई है और 1951 में हुई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैंने आपको टीवी के बारे में बता दिया, एक लाइन में बोल देता हूं। टीवी को घर घर तक अगर पहचान मिली, घर घर तक इसको एक आपका इसका अस्तित्व कायम हुआ, तो उसके पीछे रामायण और महाभारत का एक बड़ा योगदान है। तो आप जानते होंगे भारत में जो रामायण है, जैसे जो रामायण जो सीरियल आया हमारे यहाँ पर, रामायण सीरियल ये वाला, तो ये सीरियल घर घर जो पहुंचा है हमारे यहाँ, ये बात 1988 की हो रही है। और ये रामानंद सागर का सीरियल था, और इसके अगले ही वर्ष और महाभारत जैसा एक सीरियल आया, महाभारत जैसा एक सीरियल चालू हुआ, वो 1989 की देन है, 89-90 की, जब भारत में महाभारत का जो प्रसारण हुआ। इन दोनों का प्रसारण बता दिया मैंने आपको यहाँ से। और ज्यादातर विद्यार्थी हमारे जानते होंगे इनका प्रसारण जो हुआ है, इसके डायरेक्टर रामानंद सागर है, ज्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे रामानंद सागर इसके जो डायरेक्टर हैं। और इसके BR चोपड़ा, ये बड़ा मेरे थोड़ा नाम से मेल भी खाता है हल्का सा, BR चोपड़ा, और एक बहुत हमारे महानतम और दिग्गज एक व्यक्ति रहे हैं आपके, निर्देशक, डायरेक्टर और आपके निर्माता। और इन्होंने एक ऐसा योगदान दिया है भारत के फिल्मी इतिहास में जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। रामानंद सागर जी हो चाहे BR चोपड़ा जी हो। तो आज मैं जो बात कर रहा था आपसे आपके रेडियो की, टीवी की,
थोड़ा सा मैं आपको हल्की सी फिल्मों के ऊपर चर्चा कर देता हूं, फिल्मों का जो इतिहास है, और आज फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को आप लोगों। यहां से होते हुए जो हमारी यात्रा आगे बढ़ी है, जो आपके थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ी है, इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूं यहां से, और जो फिल्मों का इतिहास है हल्का सा उस पर प्रकाश डाल देता हूं। फिल्मों का इतिहास, इसको नोट डाउन कर लेंगे यहां से, और इसको यहीं अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिल्मों का इतिहास यहां पर मैं चर्चा करूंगा हल्की सी आपसे आज, और फिर बाकी का विश्लेषणात्मक विश्लेषण आपको मैं एक दिन और व्यापक तौर पर बताऊंगा एक दिन इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा आज क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं, आज आपके बीच में हूं, और मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया मिले जो आपने पहले नहीं पढ़ा या पहले नहीं सुना है, अतिरिक्त ऐसा ज्ञान जिसे मेरी भाषा में मैं भी एक टाइटल आपको जब इसका अंत करूंगा तो नया टाइटल देकर जाऊंगा, और मैं बताऊंगा आपको कैसे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों मैं आप लोग यहाँ इस चैनल पर पढ़ें और क्यों आप मुझसे जुड़े। इस चैनल की महत्ता मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा जब फिल्मों के इतिहास पर चर्चा कर लूंगा। और मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं आपको यहाँ से। आप सब लोग अपनी कॉपी निकाल लेंगे और उसको लिखना शुरू कर देंगे, नोट डाउन करना आरंभ कर देंगे। थोड़ा बताता हूं मैं, जो फिल्मों का इतिहास है भारत में, उस इतिहास की शुरुआत कहां से हुई है, तो वो ऐसी शुरुआत हुई है हमारे यहाँ पर। आप सब लोग जानते होंगे भारत में फिल्मों की शुरुआत के लिए मूक फिल्मों का दौर हुआ करता था, मूक फिल्मों का दौर हुआ करता था। और फिल्में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना हुआ करती थी। फिल्मों का दौर, यहाँ तमाम विद्यार्थी होंगे, तमाम हमारे मित्रगण होंगे, तमाम हमारे जानने वाले होंगे, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फिल्मों को देखने के लिए घंटों घंटों तक लाइन में लगे होंगे, और फिल्मों को देखने के लिए ऐसा क्रेज रहा उनके मन में कि पता नहीं फिल्में ना होकर एक स्वर्ग लोक हो गया हो, वैकुंठ लोक कोई यात्रा हो गई हो। ऐसा दौर भी हमने देखा है। और आप लोग चूंकि नई पीढ़ी के नए युवा हैं जो जिनको एक बहुत बड़ी विरासत मिली है फिल्मों की, लेकिन एक युग हुआ करता था मुख्य फिल्मों का। इनको मैं म्यूट फिल्म, अंग्रेजी में जो म्यूट मूवी आज की भाषा में कह सकते हैं आप, जो यहाँ पे ये जो म्यूट मूवी है आपके यहाँ से, तो हमारे यहाँ जो म्यूट फिल्में हैं इन्हें बोल सकता हूं मैं एक अन्य नाम से गूंगी फिल्म है, गूंगी फिल्म है यहां से। ये मैंने आपको इस तरह 2-3 नाम बताया आपको। आपके एग्जाम में ये आ सकता है भारत में बनने वाली पहली मूक फिल्म कौन सी है, भारत में बनने वाली पहली गूंगी फिल्म कौन सी है, या भारत की पहली म्यूट फिल्म कौन सी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहली जो म्यूट फिल्म है आपके वो 1913 में, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 में आई ये पहली, यहाँ पर ईयर बता दी मैंने, आपके एग्जाम आएगा कि पहली म्यूट फिल्म किस वर्ष आई या पहली गूंगी फिल्म, तो ये 1913 में आई, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस फिल्म का नाम क्या है, अगर इस फिल्म का नाम पूछता है तो आप बताएंगे नाम है इसका राजा हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे? राजा हरिश्चंद्र इसका नाम है, राजा हरिश्चंद्र नाम है इसका, जो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से राजा हरिश्चंद्र हमारे एक बहुत बड़ी हमारी ख्याति रहे, बहुत बड़ी संपत्ति रहे। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में कौन नहीं जानता है, इनकी सत्यता के बारे में कि इन्होंने स्वप्न में एक वादा कर दिया, कमिटमेंट कर दिया विश्वामित्र जी से, जो कि महर्षि हैं बहुत तगड़े हमारे। तो उस वादे को पूरा करने के लिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपने अपना पूरा राज और पूरा राजपाट और पूरा परिवार को ही न्यौछावर कर दिया, बल्कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और अंत में सत्य की विजय हुई। और राजा हरिश्चंद्र ने उस प्रतिमान को स्थापित किया कि सत्य क्या होता है, सत्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण और अनमोल है। अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तो कांटे या समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन वो राहें अंत में वो पास ही होंगी, सफलता की ओर जाएंगी। और जैसा मैंने कहा आपसे, संघर्ष के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। जिसने संघर्ष किया है सपना उसी ने पूरा किया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजा हरिश्चंद्र का संघर्ष आप सब लोगों ने देखा है, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, सब लोग जानते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र जैसा संघर्ष शायद हम और आप कभी ना कर पाए आपके, लेकिन जो उन्होंने किया वो हमारे लिए आदर्श है। और इसके आगे मैं चलूंगा आपके, यदि पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है जो कि पहली मूक फिल्म है, तो इसी क्रम में आप बताएंगे पहली सवाक फिल्म, पहली सवाक फिल्म, ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहली जो सवाक फिल्म है, यहां थोड़ा सा ये पहली सवाक फिल्म, ये मैंने लिखा है यहां पर पहली, ये क्वेश्चन लिख देता हूं थोड़ा सा, पहली आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। यहां से सवाक का मतलब है हमारा, यहाँ पे सवाक का मतलब है यहां साउंड, ये राम साउंडेबल मूवी, पहली साउंड वाली मूवी, यानी कि बोलती फिल्म, इसको एक अन्य नाम से बोलते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी, पहली बोलती फिल्म, तो मैंने बताया एक अन्य नाम से, या तो एग्जाम में आएगा
पहली सवाक फिल्म कौन सी है, ये इस तरह से आएगा, भारत में पहली सवाक फिल्म कौन सी है, तो आप बताएंगे पहली सवाक फिल्म है हमारे यहाँ पर, उसका नाम है आलम आरा। क्या नाम है? आलम आरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैं कहूंगा ये वेरी मोस्ट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है, आलम आरा। और इसका थोड़ा मैं शाब्दिक अर्थ बताता हूं। क्या शाब्दिक अर्थ है? विश्व की रोशनी। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, विश्व की रोशनी इसका शाब्दिक अर्थ होता है आलम आरा मूवी का। तो ये मूवी, ये आलम आरा पहली सवाक फिल्म है, यानी पहली बोलती फिल्म है। और इसी में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, अगर आएगा कि ये फिल्म किस वर्ष आई, किस वर्ष आई, किस वर्ष ये फिल्म आई, किस वर्ष, तो आप लोग जान लेना इस बात को। ये फिल्म आई है 1931 में, या लिख देता हूं 1931 में। ये महत्वपूर्ण डेट है, आपके कुछ करना नहीं था। अगर पहली मूक फिल्म 13 में आई है तो पहली सवाक फिल्म 1931 में आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ करना नहीं है, 13 का 31 कर दिया, यानी उस डिजिट को आपने उल्टा कर दिया। अगर पहली गूंगी फिल्म ये है तो पहली सवाक फिल्म यानी कि पहली साउंड मूवी कौन सी है भारत की, आलम आरा है। और आलम आरा का शाब्दिक अर्थ आपके ये विश्व की रोशनी होता है, जो कि 1931 में आई है। इस फिल्म का निर्देशन जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस फिल्म का निर्देशन किसने किया है? निर्देशन किसने किया है? तो इस फिल्म का निर्देशन किया है आपके आर्देशिर ईरानी। आर्देशिर ईरानी में लिखा भी यहां पर, और मैं बोल भी रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, इसको सब लोग नोट कर लेंगे आपके यहां से। आर्देशिर ईरानी ने इसका डायरेक्शन किया, और ये पहली भारत की बोलती फिल्म है। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ये बताता हूं, जो पीछे थोड़ा सा मुझसे टॉपिक छूट गया हल्का सा, कि जो पहली जो हमारे यहाँ जो मूक फिल्म है, मूक फिल्म यहाँ हल्का थोड़ा पीछे छूट गया मुझसे, जो पहली मूक फिल्म है यहाँ, मूक फिल्म यानी कि पहली म्यूट मूवी, म्यूट फिल्म, ये जो म्यूट फिल्म है भारत की पहली, तो ये छूट गया थोड़ा मुझसे हल्का सा। तो इसका निर्देशन, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसका निर्देशन किसने किया? क्योंकि जो निर्देशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी फिल्म के लिए, आपके डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। तो उसके डायरेक्टर थे आपके, उनका नाम है आपके दादा साहेब फाल्के, जो क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हमारी धरोहर है भारत की, ये दादा साहेब फाल्के। इनके योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। दादा साहेब फाल्के जी के जो दादा साहेब फाल्के जी, इनका जो योगदान है वो भारत के इतिहास में अमूल्य है, अमिट है। और इनके लिए भी जो इनके लिए शब्द हैं वो जितने बताए उतने कम है, क्योंकि भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के जी को जो एक सम्मान दिया है बाद वाले वर्षों में, और वो सम्मान इनके योगदान को दर्शाता है। और आप लोग जानते होंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से, कि हमारे यहाँ पर जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, और वो इन्हीं के नाम पर शुरुआत हुई है, और इस पुरस्कार की नाम है, पूरे अवार्ड का नाम है दादा साहेब, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सब लोग जानते होंगे यहाँ पर, जो मेरे विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं सारे विद्यार्थी, ये दादा साहेब फाल्के फिल्मों, ये रहा, फिल्मों की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में उनके उनके बहुमूल्य, उनके बहुमूल्य, उनके बहुमूल्य, थोड़ा मैं खड़ा हो जाता हूं हल्का सा, थोड़ा सा मुझे दिक्कत रहती है खड़े होने में, बहुमूल्य योगदान, बहुमूल्य योगदान के लिए ये दिया जाने वाला अवार्ड है। आप सब लोग जानते हो, ये भारत का, ये भारत का, ये है भारत का, नोट कर लेंगे आप लोग सब लोग, ये भारत का फिल्मों के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा, यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ा अवार्ड है। ये सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि इससे बड़ा पुरस्कार कोई अन्य नहीं है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। नाम इसका है फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड। थोड़ी सी बताता हूं अगली लाइन में आपको मैं, कि दादा साहब फाल्के अवार्ड का जो आरंभ हुआ है, वो आरंभ किस वर्ष हुआ है? आरंभ, इसकी यात्रा कब आरंभ हुई है, कब शुरुआत हुई है, इसका आरंभ कब हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो शुरुआत है किस वर्ष हुई, शुरुआत इसकी कौन बताएगा मुझे? माइंड में आ गया होगा आप लोगों के, ज्यादातर विद्यार्थी माइंड में आ गया होगा। इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1969 को, यहां पर इस वर्ष इसकी शुरुआत हुई, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, इसकी पुरस्कार राशि, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पुरस्कार राशि इस अवार्ड की कितनी है?
तो ज्यादातर विद्यार्थी मस्तिष्क में आ गया तुरंत मैंने बोला है ऐसे ही। तो 10 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, 10 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। और जो अन्य स्वर्ण कमल वगैरह, शॉल वगैरह जो दी जाती है वो इसके लिए, अन्य आपके तमगा मेडल्स हैं इसके लिए। और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार जो दादा साहेब फाल्के, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड आपके, तो आपको जान लेना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार देवकी रानी चौधरानी को दिया गया है। देवकी रानी, जो देवका रानी चौधरानी है, इनके लिए दिया गया है। कई बार इनको संक्षिप्त में देवका रानी कहते हैं। और ये ना, ये अवार्ड 1969 में ही दिया गया। ये पहली जो कलाकार हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इस क्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसको पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति कौन है? तो आप नोट डाउन कर लेंगे इसको भी यहीं पर, दूसरे व्यक्ति यही कर लेंगे। बीएन सरकार इसको लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड 1970 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 1970 में ये अवार्ड दिया गया है। आपके यहां से थोड़ा सा ये मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं इधर जाके आपके यहां से, ये अवार्ड आपके 19, मैं साफ साफ लिख देता हूं, 1970 में ये अवार्ड उनको दिया गया आपके यहां से। ये महत्वपूर्ण है। और वो पहला कलाकार कौन है जिसे, चूंकि बंगाली थे, निर्माता है, ये बंगाली फिल्मों के ये निर्माता है, इसके लिए मिला। तो जो पहले पुरुष कलाकार हैं, पहले पुरुष अभिनेता जिन्हें अवार्ड मिला है, तो उनका नाम है, आप नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। उनका नाम है पृथ्वीराज कपूर। क्या नाम है? पृथ्वीराज कपूर। इनको मिला है अवार्ड आपके पहली बार, पृथ्वीराज कपूर जी को। और वर्ष है 1971, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। इनका जो बहुमूल्य योगदान रहा है फिल्मों के लिए वो बहुत ज्यादा अद्भुत है, अलग है आपके, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। और अंत में मैं आपको इसको यहीं पर आज समाप्त करूंगा इसको अंतिम लाइनों के साथ में, कि महत्वपूर्ण ये है आपका कि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये आएगा, अभी हाल ही में, हाल ही तो मतलब मेरा वर्ष 2022 के लिए, ये वर्ष 2022 के लिए ये वाला अवार्ड। तो एक पूछ सकता है अभी हाल ही में, और वो अवार्ड है 52वां, क्रम पूछ सकता है 52वां, जो दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है आपके, इस तरह पूछ सकता है आपके यहां से। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को। तो आप बताएंगे आशा पारेख को ये अवार्ड मिला है, आशा पारेख को ये अवार्ड मिला है। आशा पारेख ये फिल्म अभिनेत्री हैं और इनका बड़ा अमिट योगदान है फिल्मों की दुनिया में। एक थोड़ा सा मैं हल्का पीछे ले जाऊं, हल्का सा आपको यहीं पर बताने क्रम में। तो जो 50वां जो फाल्के अवार्ड है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 50वां, वो मिला है आपके रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को, यहाँ से अमिताभ बच्चन को, ये वो मिला है आपके अमिताभ बच्चन को इनको मिला है आपके। और जो 51वां अवार्ड है, 51वां, ये मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूं इनको, मैं थोड़ा सा, जो 51वां फाल्के अवार्ड है दादा साहब फाल्के, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं फाल्के अवार्ड को, यहाँ पर वो मिला है रजनीकांत को ये मिला है आपको यहाँ से। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण अवार्ड है, 2 बता दिए मैंने आपको यहाँ से। तो आपको रटना है इस बात को, यहाँ पे रटने वाली बात ये आपके यहाँ पे, कि पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि हमारे यहाँ अभी हाल ही में किसको मिला है, तो आपका उत्तर होगा आशा पारेख को, अंडरलाइन कर देंगे। और ये मैंने इसलिए बताया कि जो 50वां अवार्ड अभी अवार्ड में आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अमिताभ बच्चन को जो अवार्ड मिला है वो 2020, यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेंगे 2020 के लिए। और रजनीकांत को 2021 में ये अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। आप लोग रट लेंगे इसको। अभी हाल ही में आशा पारेख को मिला है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैंने कराया, थोड़ा सा मैंने आपको आज फिल्मों के इतिहास पर चर्चा की, टीवी पर चर्चा करी है, रेडियो पर चर्चा की है। ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि ये सब बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। आप सब लोगों का सहयोग इस तरह मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, आपका समर्थन मिलता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हो, इस यूट्यूब चैनल को जो आपका आज स्टार्ट हुआ है, अपने प्रारंभ करवाया है इस चैनल को, तो इसको सब लोग इसको भारी तगड़े तौर पर और इसको सब्सक्राइब करेंगे आप सब लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करेंगे, ताकि जो आने वाले वीडियो जो मेरे कल परसों और आने वाले
जो यात्रा आरंभ हुई है आज आपके, तो ये मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और निरंतर आपको मैं देता रहूंगा। जो आपके मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं गांव गांव, चूंकि मैंने बताया आपको मेरा एक बहुत बड़ा सपना रहा है और ये मान लीजिए कि ये आज मैं आपके बीच में यदि हूं तो मेरे सपना पूरा होने जैसा है। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना रहा, मैंने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैंने कई बार उनको अपने इस दुख को जग जाहिर किया, क्योंकि मैं पैरों से असमर्थता के चलते गांव गांव की यात्रा नहीं कर पाता हूं या शहरों में कई बार नहीं पहुंच पाता हूं। तो मेरा एक सपना रहा था कि वो दिन कब आएगा जब मेरी पहुंच गांव के हर बच्चे तक हो जाएगी, हर परिवार तक हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही वो अनमोल रत्न है जो सही अर्थों में व्यक्ति को जीवन का सही अर्थ समझाती है। अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं है तो हम साक्षात पशुवत जीवन जीते हैं। इसलिए शिक्षा अमूल्य है। शिक्षा एक ऐसा, मैं तो एक ही लाइन में कहता हूं, शिक्षा जीवन है, शिक्षा नहीं तो जीवन नहीं। और मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीनी है जिंदगी तो जिंदा दिली चाहिए, जीनी है जिंदगी तो जिंदा दिली चाहिए, और पानी है सफलता तो कैरियर प्लस आइए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पर जुड़ गए हैं या आ चुके हैं या आ रहे हैं, आने वाले 30 दिनों के भीतर उनको इतना कुछ मिलने वाला है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मिलने वाली हैं, ऐसे चीजें मिलने वाली हैं कि जो आपने अब तक सुनी है, ना देखी है, ना पढ़ी है। आपको एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड वही बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण और खास हैं। आप सब लोग जुड़े हैं इस चैनल से, मेरी बातों को आप बड़े ध्यान से सुना है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए हृदय से बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ईश्वर से कामना करता हूं आज के दिन कि जो मेरे विद्यार्थीगण बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, और आज उन्होंने जो पहल आपके प्रयासों से आरंभ हुई है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसकी आपको प्राप्ति हो और आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।